हमारे परिचय में ऐसा कुछ लिखा नहीं, सत्र में नाम लिख दिया गया है। तो ये था कि दलित स्त्री लेखन पर आपको बोलना है, आशीष जी ने ऐसा कहा, तो मैं उसी के आसपास रखूंगा। समय कम है और अगले सत्र का ये समय जा रहा है, इसलिए जितना संक्षेप में कर पाऊंगा उतना कहूँगा। ये 10वीं शताब्दी का समय था। दंडी का हो चुका था, कहे कि काव्यादर्श आ चुका था। आदर्श मतलब दर्पण। तो उस दर्पण में एक कन्नड़ की स्त्री ने देखा पलट करके काव्यादर्श में कि भाई इसमें कितनी स्त्रियों का उल्लेख है। तो उसमें कोई स्त्री जो है, उदाहरण के तौर पर कवि जो है वो रखते हैं सिद्धांत, फिर उदाहरण देते हैं। यही है काव्य शास्त्र लेखन की परंपरा। तो उसमें कोई स्त्री तो थी नहीं अंदर जो उद्धरणीय हो, लेकिन जो मंगलाचरण था, मंगलाचरण तो एक स्त्री को था समर्पित, सरस्वती को। चतुर्भुज मुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम मानसे रमताम नित्यम सर्व शुक्ला सरस्वती। ऐसी सर्व शुक्ला गौरी गौरांगी सरस्वती वो हमारे मानस में हमेशा विराजमान रहे। ये मंगलाचरण है, तो उसके लिए उनकी तारीफ हो रही थी कि देखिए उन्होंने किस तरह से एक लकीर तोड़ करके मंगलाचरण किया, उसके लिए तारीफ है। लेकिन बिजला को लग रहा है कि तारीफ तो जिसके लिए है, अंदर जो कंटेंट है उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो उन्होंने अपने को ही आधार बनाया। उनका तब तक एक नाटक आ चुका था, कौमुदी महोत्सव, तो और उसकी चर्चा थी, उसका जगह जगह पर मंचन भी हो रहा था, बहुत लोकप्रिय नाटक था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सब कुछ तो कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपके ही समय में एक स्त्री लिख रही है। आपको सरस्वती तो दिखाई पड़ रही है क्योंकि वो गौरांग है और मैं चूंकि काली हूँ, ऐसा उसमें लिखा उन्होंने उत्तर देते हुए कि चूंकि मैं काली हूँ इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं पड़ी। नीलोत्पल दलश्यामाम विद्यिकाम माम जानताम वृद्धैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडी ने व्यर्थ ही सारा कुछ लिख डाला है। अब ये जो उनका मंगलाचरण से लेकर पूरी किताब है वो मेरे लिए व्यर्थ की है। जो मुझे, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, उनके नाक के नीचे लिख रही हूँ, मुझे जानते ही नहीं। तो ये जो ना देखने वाला मामला है, ये असल में पुराना है। और वो जिस तरह से उस मतलब पंकज जी ने जो वो रेखांकित किया उनको लाते हुए सावित्रीबाई फुले को, वो उसी तरह का है। उस मानसिकता ऐसी ही है। पहली बार कोई दलित स्त्री आती है संस्कृत साहित्य में ठीक से, तो वो है 7th सेंचुरी में, 640 के आसपास बाणभट्ट के यहाँ कादम्बरी में शुरू में ही चंद्रापीठ के दरबार में एक चांडाल स्त्री का प्रवेश होता है, पूरे ठसक के साथ आती है। तो पहली बार वो एंट्री है भारतीय साहित्य में इस तरह से दलित स्त्री की। उससे पहले तो हमको दिखता नहीं है। और जिस तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया है, और उसके अलावा भी अपने समय के कवियों से बाणभट्ट खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा है, अभी सुबह बात हो रही थी, पल्लव जी कह रहे थे कि दिल्ली में तो कुत्तों की कुछ ज़्यादा ही आमद है। वो व्यंजना में कह रहे थे, किसमें कह रहे थे नहीं मालूम है। और उन कुत्तों के संरक्षक बहुत हैं। तो इन कुत्तों की पहली बार खबर लेते हैं इस अर्थ में बाणभट्ट गद्यकार हैं, तो जानते हैं कि गद्य लिखने वाले तो नहीं हैं, लेकिन कविगण बहुत ज़्यादा हैं। लिखा उन्होंने मंगलाचरण में ही लिखा कि संति श्वान युवा संख्या जाति भाजो गृह गृह उत्पादका न बहवा कवया सर्वायु
कि कुत्ते और कवि बहुत ज़्यादा हैं, असंख्य हैं, उनको गिनती नहीं हो सकती। उपमा अलंकार में बात कही, और वो घर घर में हैं। उत्पादक कवि नहीं दिखाई पड़ते। जिन कवियों का जिक्र किया पहले के परिचय में, वो उत्पादक कवि हैं, जो नई दृश्य दे, जो कुछ नया विजन दे सके, नई दुनिया का खाका पेश कर सके, अपनी दुनिया से जो असंतोष जिसमें हो, वही उत्पादक कवि होता है। और इसीलिए उन्होंने उसको पलट दिया। स्त्रियां जो आहें भरती हैं अपने प्रियतम को पाने के लिए, कादम्बरी में अपने प्रियतमा को पाने के लिए पुरुष आहें भरते हैं और तीन तीन जन्म लेते हैं उस केसी को पाने के लिए। मतलब महाश्वेता नाम वहीं से आया है। और चूंकि ये उनकी जन्मशती है महाश्वेता देवी, मेरे उनसे 3 मुलाकातें हुई। अंतिम मुलाकात ठीक ठाक रही, पहले की 2 मुलाकातें में झगड़ा हुआ। मैं तब रिसर्च कर रहा था बांग्ला दलित साहित्य पर, और हम दोनों के बीच की कड़ी थे मनोरंजन व्यापारी, वो ले गए तो मिलवाया। ये बजरंग जी हैं और बांग्ला के दलित साहित्य पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ से आ गए यहाँ भी तोड़ फोड़ करने के लिए, यहाँ कोई दलित साहित्य नहीं है बांग्ला में। उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारा दलित साहित्य है और पत्रिकाएं भी निकलती। कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साहित्य में भेदभाव मत किया करो। तो मुझे जो कुछ कहना था, प्रतिवाद करना था, सो मैंने किया। फिर उन्होंने कहा मैं मतलब परिचय तुम्हारा जानना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया, पहले उनके जो निकट थे कृपा शंकर, उनको फ़ोन लगाया, शंकर चौबे। उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं केदार जी से पूछती हूँ। केदार जी ने समझाया उन्होंने, तो ठीक है, लेकिन तनाव रहा। दूसरी बार गया तो फिर से और तनाव हुआ, गाढ़ा हुआ। तीसरी बार में ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन तनाव नहीं रहा। पता नहीं क्या सोच करके किताब आई तो तस्लीमा जी से मुलाकात हुई। मैंने बताया आपने पढ़ा देखा, बांग्ला की अच्छी लेखिका हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कौन सी चीज़ लेकर के चले आए, बांग्ला पे कौन सा दलित साहित्य है। तो ये है कि मतलब होते हुए भी प्रभुत मात्रा में है, लेकिन स्वीकार न करना। अच्छा, उसके कई कारण हैं, कुछ कारण बाद में मालूम होते हैं कि वो किन कारणों से उसको पहचानना नहीं चाहती। तो वो धीरे धीरे उसका खुलता है। लेकिन ये है कि मैं उनके यहाँ जाता रहा, उनसे मिलता रहा, अपने ढंग से मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों से जिन्होंने खासतौर से आदिवासी स्त्रियों का जो सवाल है, वो तो मास्टर जी ने अपने तरीके से उठाया ही, वो पूरा जीवन ही उठा करके लाई और हमारे सामने रखा। उनका जो योगदान है उसको नमन करने का दिन है ही ये। हमारे विषय को लेकर के ये कि 1848 में जिस विद्यालय की स्थापना की बात की पंकज जी ने, पुणे में स्थापित हुआ। उसमें लड़कियों का स्कूल था, पहला स्कूल है भारत का। लेकिन जब तक कि कोई ढंग का शोध ना हो जाए स्कूलों को लेकर के, तो कुछ बना महादेश है। और इस महादेश में बहुत कुछ, मतलब आप एक बात कहते हैं, मालूम होता है कि कुछ बात छूट गई है आपसे, कुछ कोई ऐसा तथ्य था जो अब तक आप जानते ही नहीं। तो लेकिन उस स्कूल से निकले कौन से लोग बाद में, जो फुले का विद्यालय है उससे कौन लोग निकले हैं। तो उसी में से एक ताराबाई शिंदे हैं जो स्त्री पुरुष तुलना लिखती हैं। उसी में दलित स्त्रियां भी निकली हैं जो बताती हैं कि ये समाज कितना क्रूर है। एक ऐसी शिक्षा जो चेतना उद्बुद्ध कर देती है, जगाती है। वो तो यात्रा शुरू हुई, लेकिन उस यात्रा की परिणति क्या हो रही है। अभी पिछले साल आप जानते हैं कि हाथरस में 110 दलित महिलाएं मारी गईं। वो चरण लेने के लिए गुरु जी का प्रयासरत थी। हजारों की, क्या कहें, लाखों की भीड़ थी, लाख लोग थे करीब उसमें, गुरु जी के पाँव की धूल लेने के लिए। 110 दलित मारी गई पाँव की धूल लेने के चक्कर में। गुरु जी का पाँव की धूल ले लें तो परिवार के तार्थ हो जाए। वो परिवार जो है
किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपने घर की स्त्रियों को जाने के लिए मौका नहीं देता, अनुमति नहीं देता, लेकिन सत्संग में जाने के लिए पूरी छूट होती है। तो जो इस बीच में धार्मिकता बढ़ी है, जो जानलेवा धार्मिकता बढ़ी है, जिसकी तरफ पहले के वक्ता ने ध्यान भी दिलाया कि रामनवमी भी गुजरी ही है और तमाम रामनवमियों में क्या हो रहा है इस समय। मतलब याद आता है कि तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं तो राम भक्तों की हकीकत जानता हूँ, ये कहने के लिए राम भक्त हैं लेकिन भक्त किसी और के हैं। वंचक भगत कहा है राम के, ये तो ठग लोग हैं। वंचक माने ठग होता है, धूर्त होता है। वंचक भगत कहा है राम के, किंकर कंचन को काम के। भक्त होते हैं, ऐसा कि नहीं भक्त नहीं होते, लेकिन ये धन के भक्त हैं, ये हिंसा के भक्त हैं और ये काम वासना के यानी पोर्नोग्राफी के भक्त हैं। ये बहुत पहले मतलब एक पहचान हुई है, कवियों ने पहचान की है। कहा कि मैं भी इसमें था और इसके हरावल दस्ते में था, लेकिन बाद में मैं यहाँ से निकला। बनारस में ही थे और उनके मित्र रहीम ने उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम किया था, क्योंकि ऐसा लिखने के बाद अच्छा लोग कहते हैं कि उन्होंने हिंदी में लिख दिया इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ। इसलिए हमला नहीं हुआ, कंटेंट के कारण हमला हुआ था। लिखा क्या है इससे, बाकी रामकथा लिखने से किसी पर हमला नहीं होता, लिखा क्या है उससे हमला होता है। फिलहाल याद करते हुए दलित स्त्री का लिखना शुरू हुआ। ज्योति लांजेवार ने, जो मराठी की थी, उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि दलित पुरुषों ने लिखा। अब तक का जो दलित साहित्य है, दलित पुरुषों का ही साहित्य है, वो दलित पुरुषों का साहित्य है और वो उसमें हम अपना चित्र नहीं देख पाती। आत्मकथाएं भी होती हैं, तो हम जो दलित स्त्रियां हैं उन आत्मकथाओं में भी हमारी कोई भूमिका होती नहीं है। हमारा दुख जो ज्यादा घना है, ज्यादा गहरा है, ज्यादा व्यापक है, अब तक के दलित साहित्य में नहीं आया है, इसलिए हमको अलग से लिखना पड़ेगा और अलग से अपनी श्रेणी की मांग उठानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि इसका बड़ा विरोध हुआ, भीतर से विरोध हुआ। विरोध ऐसा नहीं है कि निराधार था, उसका आधार है, क्योंकि यहाँ का जो सत्ताधारी वर्ग है वो बहुत ही इस मामले में बहुत ही चतुर चालाक है, वो लाभ उठाता है। तो ये कहा गया कि दलित स्त्रियों को अपनी तरफ मोड़ करके और सारा विमर्श ही भोथरा कर दिया जाएगा। जो आक्रामकता है जाति के खिलाफ, जो उठी हुई चेतना है, उस पर पानी डाल दिया जाएगा कि देखिए पितृसत्ता का प्रश्न कितना बड़ा है। ये बात तो ठीक थी, ये आशंका मतलब निराधार नहीं थी, लेकिन ये भी है कि इस सवाल को फिर कब उठाया जाएगा, ये भी सवाल है। इस सवाल को कब उठाया जाएगा। एक तेलुगु की वो है दलित स्कॉलर, उन्होंने कहा कि ऐसे में तो ये अनंत काल के लिए दबा रहेगा। कब जाति का सवाल खत्म होगा, हल होगा, और उसके बाद में कह रहे हैं कि फिर हम दलित स्त्री का या पितृसत्ता का सवाल हल कर लेंगे। तो वो तो जो आज़ादी की लड़ाई में कह रहे थे पहले पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाने दीजिए, फिर ये जो सोशल फ्रीडम का सवाल फिर हम देखेंगे। कहा ये तो तर्क पद्धति वही है, इसलिए हम इसको मुलतवी करने के पक्ष में नहीं कि पैट्रियार्की का सवाल अभी रोक दिया जाए, बाद में देखा जाएगा। कहा ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, चल्लापल्ली स्वरूपा रानी तेलुगु की ही हैं, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम भी प्रेम करें, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं जो सवर्ण पुरुष है वो तो हमको मतलब मुफ्त का माल मानता है, और जो हमारा अपना पुरुष है वो अपनी संपदा मानता है। तो हमको तो कहीं दिखते नहीं है मनुष्य मिलें तब हम प्रेम करें, मनुष्य है नहीं तो हम प्रेम किससे करें। इसलिए आने वाली मानवता की उम्मीद में हम अपना प्रेम स्थगित रखती हैं। जब कभी मनुष्यता आएगी इस कहें कि देश में, फिर हम देखेंगे कि प्रेम करें। अभी तो कोई ऐसा दिखता नहीं है। हिंदी में सर्वाधिक दलित स्त्रियों पर आयदान वहां पर आया मराठी में। उर्मिला पवार बहुत बड़ा नाम है दलित स्त्रियों में। आयदान जब आया तो जाहिर सी बात है, जैसे इसमें तमिल में जब द ग्रिप ऑफ चेंज मूलतः तमिल में लिखकर फिर खुद ही अनुवाद कर दिया
पी शिवकामी हैं, IAS अधिकारी थी, अभी तो सेवानिवृत्त हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं तमिल की। तो जब आया तो उसमें जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो नायक है, जो असल में खलनायक जैसा दिखता है, वो उनके पिता थे। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। तो बहुत सारा इस तरह से उन पर हमले हुए कि देखिए अंदर की कमजोरियां बाहर ला रही हैं और इसका लाभ कौन लोग उठाएंगे। तो पी शिवकामी के ऊपर इसी तरह से सुमित रानी का भी मामला रहा तमिल में। लेकिन मैं उसमें न जाकर के ये कहना चाहता हूं कि जब ये आयदान आया मराठी में, तो खुद शरण कुमार लिम्बाले ने उस पर हमला किया। शरण कुमार लिम्बाले वहाँ के मतलब दलित लेखन में बड़ा नाम है, हस्ताक्षर हैं। शरण कुमार लिम्बाले ने कहा कि उर्मिला पवार फेमिनिस्टों के उसमें संगति में चली गई हैं, कुसंगत में चली गई हैं, इसलिए फेमिनिस्ट लोग इनका दिमाग खराब कर रही हैं। हमारे लिए फेमिनिज्म कोई मुद्दा नहीं है। और जैसे ही वहां से छूटेंगी, वहां से मुक्त होंगी उनके असर से उर्मिला, वैसे ही उनका लेखन बहुत काम का हो जाएगा। तो ये अस्मितावाद की दिक्कत यही रही है शुरू के दिनों में। फुले हों या अम्बेडकर हों, अम्बेडकर के 1927 वाले जो 14 तालाब का आंदोलन हुआ, पानी का आंदोलन था, बुनियादी जो हक है संसाधनों पर, उसमें बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। और जो लोग कहते हैं, कई लोग दावा करते हैं कि करीब 10,000 महिलाएं थी। उसके बाद जो सभा हुई उसमें, इसकी पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अच्छी संख्या थी महिलाओं की। तो वो बाद के दिनों में अस्मितावाद के समय में जब वो महिलाएं गायब कहाँ हुई, उनकी खोज होनी चाहिए, ये मुद्दा उठाया था बेल हुक्स ने ब्लैक फेमिनिज्म के पर बात करते हुए। और उन्होंने कहा था कि जब ये उस आक्रामकता में जो मर्दवाद छिपा होता है, वो उससे स्त्रियां जो है किनारा कर लेती हैं। जब आपकी भाषा इतनी कहें कि ऊंची हो, आप बहुत आक्रामक हो अपने प्रतिपक्षी पर, धूमिल को हम जानते ही हैं, तो कहा कि पैंथर के जमाने में जो हिंदी में आया, तो उस पैंथर में स्त्रियां कहाँ हैं, पैंथर स्त्रियां कहाँ हैं? इक्का दुक्का मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, इक्का दुक्का, लेकिन उनका ज्यादा है नहीं। तो वो उन्होंने कहा उसको लोअर करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा उस आवाज को, उस आक्रामकता को, और ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी होगी जो जेंडर सेंसिटिव हो। नहीं तो जो ऊंची आवाज वाली, दूसरे पर हमला करने वाली, उनकी माँ बहन को एक करने वाली जो भाषा होती है, उस भाषा से उस समाज की स्त्रियां ही नहीं, आपके अपने समाज की स्त्रियां भी कट जाती हैं। हिंदी में मैं कह रहा हूं कि दलित स्त्रियों पर सबसे सिस्टमैटिक हमला हुआ। नेतृत्व किया एक दार्शनिक ने, दलित दार्शनिक ने, जिनका नाम डॉक्टर धर्मवीर है, और जिस भाषा में उन्होंने हमला किया वो बहुत ही मैं उसको कह भी नहीं सकता यहाँ पर। एक बड़ी चुनौती रही, चुनौती का सामना किया, संगठित हुई यहाँ की दलित महिलाएं। लेकिन अभी उसके बाद में जो कुछ काम किया दक्षिणपंथी खेमे ने उसमें अभी की स्थिति बड़ी ही गड़बड़ चल रही है। और वो जो आवाज और मुखर होनी चाहिए थी, जब गुजरात कांड हुआ तो हिंदी की दलित स्त्रियों ने लगभग सबने कविताएं लिखी, और जब वो हत्यारे और बलात्कारी सदाचरण के कारण छोड़े गए, उनका फूलमाला से वो हुआ स्वागत हुआ, तो उसके बाद में चुप्पी छा गई। जैसे हाथरस कांड में 110 महिलाएं मारी गई, दलित महिलाएं, और दलित महिलाओं की तरफ से कोई, हो सकता है भविष्य का हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की तारीख तक 2 साल बीत गए हैं, कोई व्यवस्थित प्रतिरोध दर्ज नहीं करा। अब वो जो कह रहे हैं पंकज जी की हमारी खामोशी को ही मान लिया जाए विरोध, तो वो उस मासूमियत पर कौन फिदा ना हो जाए, लेकिन कोई आवाज नहीं है। बहुत ही खराब समय में हम रह रहे हैं, जब आवाज थोड़ी ऊंची, थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए थी, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे मौका दिया, मैं बांग्ला विभाग का, इस महिला अध्ययन विकास केंद्र का बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया।